आइए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं, जहां एबीपी न्यूज के ऑपरेशन आरजीकर का बड़ा असर सामने आया, वो भी आज सुबह से, जहां कोलकाता कांड पर सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी की खबर आती है। कोलकाता में 15 लोकेशन पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है और आरजीकर अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी का जो मामला था, इस पर विसल ब्लोअर का काम किया एबीपी न्यूज ने। हमने जो खुलासे किए उनमें कई लोगों ने हिडन कैमरे पर माना कि बड़ी वित्तीय अनियमितताएं होती थी, चाहे टेंडर को किसी पर्टिकुलर कंपनी को देने के लिए सांठगांठ वाला मसला हो या फिर कैंटीन के लिए छोटी से बड़ी कई वित्तीय अनियमितताएं हैं। इसे लेकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर के साथ साथ उनके करीबियों के घर को भी खंगाला जा रहा है। डॉक्टर देबाशीष के घर भी सीबीआई पहुंची, जो उनके राइट हैंड की तरह काम करते थे, और वित्तीय गड़बड़ी पर कुल मिलाकर के केस भी दर्ज हुआ है। और इनके आसपास इनके पहचान के लोगों, करीबियों को जो इनके हेल्प में आगे आ सकते थे या आए थे, उनके भी घरों पर छापेमारी की खबर मिल रही है। ऐसे कागजात खंगाले जाएंगे जो वित्तीय अनियमितताओं के सबूत के तौर पर सीबीआई के ब्रांच को हाथ लग सकते हैं। वो अपने घर में अगर इन कागजात को नहीं रखेगा तो कहां रख सकता है। इसी मद्देनजर एक साथ छापेमारी का पूरा प्लान तैयार किया गया, केस दर्ज किया गया वित्तीय अनियमितताओं के मद्देनजर, और अब उसके तहत सबूतों की तलाश की जा रही है। इसीलिए 15 लोकेशन पर छापेमारी की तो खबर मिली थी, लेकिन जहां जहां भी संदीप के अपने हो सकते हैं जो इन कागजात को छुपा सकते हैं, उसकी मदद में जो कि शामिल रहे हैं, ये तमाम चीजें जो थी, ये एबीपी न्यूज ने हिडन कैमरे के जरिए कई लोगों की बातों को सामने रखा और देखिए उससे रिलेटेड एक्शन की खबर भी आ गई है। वरुण जैन और रविकांत हमारे सहयोगी ग्राउंड पर हैं, उनसे डिटेल लेते हैं कि आखिरकार कितनी ये तफ्तीश आगे बढ़ी है, किस तरीके से छानबीन आगे बढ़ी है। वरुण, आप जहां मौजूद है वो घर के बाहर का मामला है, थोड़ी देर पहले तो बहुत हलचल थी, अभी क्या कंडीशन है? देखिए, हलचल बिल्कुल बनी हुई है। सीबीआई के आधा दर्जन से जो अधिकारी है वो डॉक्टर संदीप घोष के घर के अंदर ही मौजूद है। वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे थे। कल ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। 15 अलग अलग लोकेशन डिसाइड की सीबीआई ने और उसके बाद सुबह एकदम से सभी लोकेशन पर छापेमारी करी, जिसमें आरजीकर हॉस्पिटल के अलावा डॉक्टर संदीप घोष का ये घर है। इनके जो राइट हैंड है देबाशीष, वो अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े कुछ लोग और वो कंपनियां जिनको संदीप घोष टेंडरिंग किया करते थे, उनके करीबी लोग हैं, उनके जानकार लोग हैं, उन सभी लोकेशन पर जो टोटल करीब 15 लोकेशन है वहाँ पर छापेमारी चल रही है। आपको मैं दिखा दूँ, ये जो पूरा घर है कोलकाता के अंदर, ये संदीप घोष का ही है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन को इस बात का अंदाजा था कि लोगों के अंदर एक गुस्सा और आक्रोश है इस पूरी घटना को लेकर। यही वजह है कि पैरामिलिट्री फोर्स और साथ ही लोकल पुलिस की भी डिप्लॉयमेंट की है। आप देखिए, जब स्थानीय लोगों को पता चला कि इस तरीके से संदीप घोष के घर पर छापेमारी हो रही है, तो आसपास के जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच गए। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको पैरामिलिट्री फोर्स और साथ ही जो लोकल पुलिस है कोलकाता की, वो यहाँ पर नजर आ जाएगी। लोगों को किसी तरीके से शांत कर यहाँ पर घर से दूर किया। अब जो सीबीआई की टीम है अंदर घर के जितने भी कागजात हैं उनको खंगाल रही है। साथ ही जो बैंक अकाउंट्स है, परिवार से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके बैंक अकाउंट्स, उनको खंगाल रही है कि किस तरीके के कागजात है, क्या कितनी प्रॉपर्टीज है, कितना जो वेल्थ है वो संदीप घोष ने अर्जित कर ली थी, इसकी छानबीन की जा रही है। क्योंकि आरोप यही है कि अस्पताल के अंदर जो भी काम होता था उसके अंदर भ्रष्टाचार था, चाहे मेडिसिन की टेंडरिंग हो, चाहे इक्विपमेंट्स की टेंडरिंग हो, चाहे अस्पताल के अंदर जो लैब है वो बनाई गई हो। वापस आएंगे, लेकिन इसी खबर से जुड़ी जो एक और बड़ी खबर है वो भी दर्शकों को बताते चले, क्योंकि देखिए एक के बाद तमाम जानकारी निकल के सामने आ रही है और सब की सब सीबीआई के एक्शन से ही जुड़ी हुई है। और ऐसे में देखिए कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल सीबीआई पहुंची है, लेकिन इस बार जो ब्लॉक है वो चेंज है। अस्पताल के एडमिन ब्लॉक में सीबीआई जांच कर रही है। एडमिन ब्लॉक में ही संदीप घोष का ऑफिस था, यानी आप समझ सकते हैं कि उसके घर, दफ्तर के अलावा उसके सहयोगियों के 160 ठिकानों को खंगालने की कोशिश सीबीआई कर रही है। यानी कुल मिलाकर के कागजात में किस तरीके से हेराफेरी करके मुनाफाखोरी का काम किया जाता था, इसके सबूत तलाशने के लिए लगातार कोशिश में है। आइए वरुण का रुख करते हैं। वरुण, देखिए एक तरफ जहां आप खड़े हैं वो तो घर है, लेकिन ऑफिस में भी सीबीआई की टीम कागजात ढूंढने की कोशिश कर रही है। ऑफिस में जो टीम पहुंची उस तरफ से कोई अपडेट है क्या? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो भ्रष्टाचार था उसकी जो
जड़ें है वो कहीं ना कहीं अस्पताल से ही जुड़ी हुई है। अस्पताल के अंदर ही पूरा भ्रष्टाचार हो रहा था, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्लॉक है उसको पूरा अपने कब्जे में इस टाइम सीबीआई ने ले लिया है। जो अलग अलग ऑफिसर है उन डॉक्यूमेंट्स की उनको खंगाल रही है जो कि टेंडरिंग हुई थी, क्योंकि आरोप यह है कि कई ऐसी कंपनियों को टेंडर अलॉट किए गए जो कि एलिजिबल ही नहीं थे, और जो अलॉटमेंट के लिए जो उन्होंने बिडिंग की थी वो कई कंपनियों से ज़्यादा पैसों की बिडिंग थी, लेकिन बावजूद उसके उन्हीं कंपनियों को जो टेंडर से वो अलॉट किए गए। तो जो डॉक्यूमेंट्स टेंडरिंग को लेकर जो अस्पताल के हैं वो सभी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के अंदर है। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को अपने कब्जे में सीबीआई ने लिया है और उन्हीं को खंगाल रही है। तो कहीं ना कहीं जो इस पूरे भ्रष्टाचार का जो केंद्र बिंदु है वो अस्पताल ही है, इसलिए अस्पताल में भी टीम पहुंची है। साथ ही संदीप घोष, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप उन पे लगे हैं, कितने उन्होंने आय है वो अर्जित करी, कितने उनके बैंक अकाउंट्स है, कितने उनके परिवार वालों के बैंक अकाउंट्स है, और जो इन टेंडरिंग से जुड़े, इन भ्रष्टाचार से जुड़े जो कागजात है क्या उनके घर के अंदर मिल सकते हैं नहीं, उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सीबीआई ने 15 अलग अलग लोकेशन पर एक साथ एक दिन एक ही समय पर छापेमारी करी है, जिससे जो आरोपी है वो किसी भी तरीके से कागजात या जो एविडेंसेस जो उनके घर ऑफिस के अंदर मौजूद है उसको टेम्पर न कर पाए, उनको गायब करने में कामयाब ना हो। इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ 15 लोकेशन पर सुबह 6 से 7 बजे के बीच पर सभी लोकेशन पर सीबीआई की टीम ऑलमोस्ट पहुंच गई थी। देखिए ये आलीशान बंगला है जिसके बाहर आप खड़े हैं, और उसमें कितने कैमरे, कितनी सिक्योरिटी, और ये आलीशान महल जैसा बंगला जिसके बाहर खड़े हैं, ये इसके पैसे, इसके कागजात और तमाम चीजें कहां से आई, कुछ मिलाकर के टीम जो है लगातार छानबीन कर रही है, उस पर तो हमारी नजर है ही। लेकिन इसी बीच ये भी जान लीजिए, आरोपी संजय रॉय का आज जेल में पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। कल टेक्निकल ग्लिच थी और इसकी वजह से पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो पाया था, लेकिन आज संजय रॉय की टेस्ट की खबर मिल रही है। कल ये खबर आई थी कि सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कुछ खामी थी जिसे दुरुस्त कर ली गई है। तो आज संजय रॉय का जेल के भीतर पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। कल पॉलीग्राफ टेस्ट जो बाकी लोगों का था वो सीबीआई के दफ्तर में हुआ, जेल में है संजय रॉय, तो यहीं पर पूरे इक्विपमेंट के साथ टीम पहुंची थी सीबीआई की, और सीएफएसएल की टीम जो दिल्ली से पहुंची है वो पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट करती है। लेकिन जेल के भीतर कुछ टेक्निकल ग्लिच या प्रॉब्लम रही होगी जिसे आज ठीक कर लिया गया है। इसीलिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट तो डन है, ताकि पता लगाया जा सके कौन कितना झूठ कितना सच बोल रहा है। लेकिन आज बारी है संजय रॉय की। आइए रुक करते हैं रविकांत, हमारे सहयोगी जो तमाम जानकारी कलेक्ट किए हुए हैं। रविकांत, इस पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर के जो जानकारी है, इसके अलावा कोई भी अगर वहां से निकलती नई जानकारी है वो भी आप शेयर कीजिए। देखिए, पॉलीग्राफी टेस्ट तो आज होगा ही, जिससे कि जो संजय रॉय हैं उसके कनेक्शंस किससे किससे जुड़े हुए हैं ये पता लगेगा। संदीप घोष से उसका डायरेक्ट कनेक्शन है या वाया मीडिया कनेक्शन है। जो यहाँ पर रैकेट चल रहा था तमाम तरीके के भ्रष्टाचार का, उससे क्या सीधे संदीप घोष जुड़ा हुआ? संदीप घोष तो जुड़ा ही हुआ माना जा रहा है, लेकिन जो संजय रॉय है वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है ये देखा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर इस समय भी सीबीआई, मैं आरजीकर हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पर सीबीआई मौजूद है और कागजात खास तौर से खंगाले जा रहे हैं और देखे जा रहे हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है और माना जा रहा है कि संदीप घोष तमाम तरीके की जो टेंडरिंग होती थी उसमें कमीशन खाता था, और उसकी वजह से करीब 3 गुने बढ़ा करके सरकार को दिखाया जाता था। अगर 1 लाख की दवा है तो वो 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए दिखाई जाती थी। और ऐसी एक पूरी फेहरिस्त है जो कि जो पहले कंप्लेनेंट थे उन्होंने भी ये सारी चीज़ें कोर्ट को पहले ही दी हुई हैं, जो डिपार्टमेंट है उसको दी हुई थी। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट खास तौर से जिसको कंप्लेन किया गया था उसने कोई कार्यवाही आज तक नहीं की। हेल्थ डिपार्टमेंट ममता बनर्जी के अंतर्गत आता है, होम डिपार्टमेंट ममता बनर्जी के अंतर्गत आता है। ये था कि अपनी ही शिकायत पे जांच अपनी ही डिपार्टमेंट के लोगों को दे दी गई। अब इसमें कितनी जांच होगी सभी जानते हैं। रविकांत, वरुण, आप दोनों का शुक्रिया। ग्राउंड से हम तक अपडेट पहुंचाते रहिएगा आप। लेकिन अब बात करेंगे उस अपडेट की जो हमसे आपसे जुड़ी है, या यूं कहे सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी, उनकी पेंशन से जुड़ी है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये एक नया वर्ड है जहां अब इसी वर्ड पर सियासत भी शुरू है। यूपीएस को मंजूरी, विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेर लिया, ये खबर आ चुकी है। देखिए, एनपीएस के बाद यूपीएस का जुमला जेएमएम कह रहे हैं,
ओपीएस दीजिए, बाकी सब ढकोसला है, जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा है। विपक्ष लगातार ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जिसे कहते हैं उसका दबाव बनाए हुए है। आरजेडी भी साथ जो देते हैं वो भी कह रहे हैं कि ओपीएस का दबाव बनाए। इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो ओपीएस की मांग सही ये साबित हो गया है। देखिए, इस नए यूपीएस को लेकर के ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करने वाले लोग कह रहे हैं कि देखिए ये कुछ मिला के वैसी ही सारी उस मांग को जरूरी समझा गया ओपीएस को, इसीलिए यूपीएस लेके आए हैं। और 4 राज्यों में चुनाव के चलते यूपीएस का ऐलान हुआ है। तो अब इस पूरे स्कीम को लेकर के पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट होगा, क्योंकि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यूपीएस का आना, इसकी डिटेल्स तक आप जब तक जाएंगे उससे पहले ही आपको बताएं कि तमाम विपक्षी पार्टियों का क्या क्या कहना है इस नई स्कीम को लेकर के। कुछ लोग कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को रिप्लेस करने के लिए या फिर उसकी जरूरत को समझते हुए यूपीएस लाया गया। ओपीएस की मांग सही है ये साबित हो गई, शिवसेना कह रही है। हमने ओपीएस की मांग की थी और देखिए इसी मांग को समझ करके यूपीएस ला दिया। तो अपनी बात को सही बताने वाली सियासत शुरू हो चुकी है विपक्षी दलों से। जैसे ही यूपीएस को मंजूरी मिली, देखिए किस तरीके के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। एनपीएस के बाद यूपीएस जुमला है। देखिए, तमाम विपक्षी दल, राष्ट्रीय जनता दल सहित इंडिया गठबंधन के सभी नेता चाहते थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए और इसके लिए लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था। केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों के दबाव का ही नतीजा है कि कल केंद्र की सरकार ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है। सरकार पहले पेंशन स्कीम को बंद की। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में 10 वर्षों से है। 10 वर्षों से पूरी तरह से एनपीएस के नाम पर पेंशन को बंद करने का कार्य किया गया था। केंद्र की सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाकर ये तो सिद्ध कर दिया कि विपक्ष की जो मांग उठ रही थी पिछले कई महीनों से कि आपको एक पेंशन योजना लानी पड़ेगी, तो लानी पड़ेगी। अब इस बार केंद्र में बीजेपी की सरकार ने केवल 240 सीट जीती हैं, तो इनको समझ में आ गया कि भैया 23 लाख केंद्र के जो कर्मचारी उनके लिए एक स्कीम लानी पड़ेगी। जब देश में चुनाव चल रहे हों तब आप कोई योजना ला रहे हैं, भले वो हमारे बेहतरी के लिए योजनाएं हैं, बट आप पहले भी तो ला सकते थे। आपके पास समय था। जब कोड ऑफ कंडक्ट राज्यों में लग गया, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, क्या हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोग केंद्र सरकार की नौकरियों में नहीं है? लेकिन आपकी चालाकियों से आप बाज नहीं आते। तो पहले एक स्कीम की मांग आ गई तो इस समय पर क्यों आई, अब इस पर सवाल हो रहा है। टाइमिंग को लेकर सवाल किया जा रहा है। तो वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात कर ले, सरकार की बात कर ले, तो यूपीएस के टर्म्स को समझाने की कोशिश की जा रही है, उसके फायदों को गिनवाया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, 50% अश्योर्ड पेंशन। ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स। सेकेंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। थर्ड पिलर है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। कई बार देखा कि सर्विस कम होती है और कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है उससे एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता था। इसीलिए अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा। फोर्थ पिलर है इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन। अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के ऊपर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन डीएनएस रिलीफ के बेसिस पे मिलेगा। पांचवा पिलर है लंप सम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेजुएटी। हर 6 महीने की सर्विस के लिए मंथली इमोल्यूमेंट्स विच मीन्स पे एंड डीए कंबाइंड, उसका 10% अमाउंट। 30 इयर्स की सेवा है तो उसमें तो उसको 6 महीने की इमोल्यूमेंट्स जो उसकी रहेगी, पे प्लस डीए मिला के, वो एक लमसम अमाउंट की तरह मिलेगा।
तो देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के देश में कई सालों तक आंदोलन चलाने वाले ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी ने यूपीएस का समर्थन किया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी, जो कि कई सालों तक ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के आंदोलन करते रहे हैं। शिव गोपाल जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जो सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आई है, किस हद तक संतुष्ट हैं इससे? देखिए, ये जो सरकार ने कल फैसला लिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने का, तो वो एक तरीके से हमारी जो नेशनल काउंसिल जेसीएम के स्टाफ साइड के लोग हैं उनसे काफ़ी लंबे समय तक डिस्कशन के बाद ही किया है। अभी सरकार ने जो हमारी मूल मांग थी कि हम आपको सैलरी का 50% जो है वो पेंशन देंगे और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ देंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये डिफाइंड पेंशन सिस्टम ही हो गया है और इसमें और ओपीएस में कोई फ़र्क नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सरकार ने हमारी मांग को करीब करीब पूरे तौर पर मान लिया है। एक और, तो ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, ये ओल्ड पेंशन स्कीम से क्या कुछ अलग है? देखिए, अलग की जहाँ तक बात है, वो ये ओल्ड पेंशन स्कीम से इस मामले में अलग है कि ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। इसमें सरकार जो है उसने आज की तारीख में 18.5% सरकार का रहेगा एश्योर्ड पेंशन देने की वजह से, और 10% जो है वो एम्प्लॉय का कटेगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि जो लाभ हैं पुरानी पेंशन के, वो करीब करीब सारे उन्होंने इसके अंदर समाहित करने का काम कर दिया है। बस ये तो एक स्वप्न ही था कि सरकार जो है वो हमारे बारे में सोचेगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया, उन्होंने बुलाया, बातचीत की और जो है वो कुछ इसको और इम्प्रूव कराने का काम किया। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री के डायरेक्ट इंटरवेंशन से ही ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो अमल में लाई गई। मुझे तो ये लगता है कि उनके सीधे इंटरवेंशन से ही ये संभव हो पाया, अदरवाइज ना तो कमेटी बनती और ना ही ये इसका कोई सलूशन हो सकता था। इतने सालों से जो आप ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के आप और बाकी संगठन जो है वो आंदोलन चला रहे थे, तो क्या अब यूपीएस के आने से ये मान लिया जाए कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जो आंदोलन है वो अब ख़त्म हो जाएगा, आप संतुष्ट होंगे? मुझे तो पूरा यकीन है, चूँकि हम लोग जिन लोगों ने इस इशू को नेगोशिएट किया है वो बहुत व्यापक उनका जो है वो देश में कर्मचारियों के ऊपर प्रभाव है। रेलवे उनमें से एक है, लेकिन तमाम दूसरे कन्फेडरेशन के लोग हैं, ऑडिट एंड अकाउंट्स के लोग हैं, इनकम टैक्स के लोग हैं, तमाम जो लोग हैं वो बहुत खुशी की लहर है उनके अंदर। और चूँकि लाभ करीब करीब वही मिल गए हैं और भविष्य में भी गुंजाइश रखी गई है कि जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम इसमें सुधार भी करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई इसमें संघर्ष की बात या कोई बात आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हम लोग चाहते थे थोड़ा सा उससे आगे बढ़कर के ही सरकार ने इसमें सहयोग करने का काम किया है। और देखिए, बड़ी खबर मिल रही है कोलकाता रेप मर्डर केस पर। बड़ी अपडेट है, कोलकाता के अलावा हावड़ा में भी सीबीआई की रेड चल रही है। हावड़ा के हटगाचा पर सीबीआई की छापेमारी की खबर आपको बताएं। आरजीकर अस्पताल के पूर्व सुपरिटेंडेंट संजय वशिष्ठ पर रेड, उनके ठिकानों पर रेड की खबर मिल रही है। ये मेडिकल सप्लायर की भूमिका में रहने वाले विप्लव सिंह, इनके भी ठिकानों पर सीबीआई का छापा। आइए अब बात कर लेते हैं जाते हुए मॉनसून के मार की, जहां भारी बारिश के कारण यूपी, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान सहित राज्यों में हाल बेहाल है। और एमपी का हाल तो इतना बुरा है कि आप भोपाल की तस्वीरें देखिएगा। देर रात से बारिश और इसके बाद कई इलाके मतलब पानी में डूब चुके हैं। पुराने शहर के निचले इलाकों का हाल ये है कि 3 से 5 फीट तक पानी है। घरों के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थीं वो भी डूब गई हैं। घरों के भीतर भी पानी है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को अपने घर में अपने सामान के साथ कैद होते देखा जा रहा है। लोकेशन की बात करें भोपाल में, तो शिवनगर इंद्र विहार कॉलोनी का हाल बहुत ही बुरा रिपोर्ट किया जा रहा है। लोगों ने जो गाड़ियां पार्क की थी अपने घरों के बाहर, मोहल्लों में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन जब वो सुबह उठकर देखते हैं तो उनकी गली में इतना पानी कि उनकी गाड़ियां डूबी हुई हैं। लेकिन वहाँ हाल और ज़्यादा बेहाल है लोगों का जिनके घरों में पानी है, यानी घर का सामान बचाने की जद्दोजहद। और दूसरी तरफ अगर और पानी बरसा तो जाएं कहाँ, ये चुनौती बनी हुई है। तो ये हाल है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का। ऐसी ही तस्वीरें कई कॉलोनी से आई हैं, भोपाल के कई इलाकों से आई हैं, खासकर ओल्ड भोपाल
निचला इलाका, वहां की कंडीशन बहुत खराब है। ये जो आप पानी देख रहे हैं, निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। चारों तरफ से पानी का घेराव और घर के भीतर भी पानी जाने वाली सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि बारिश भी हो रही है। आप देखिए, जैसे और बारिश हुई तो जिन लोगों के दरवाजे तक पानी है, गाड़ियां डूबी हुई देख रहे हैं, वो मुहाने से ऊपर बढ़ जाएगा पानी और उनके घरों में होगा। और कई जगह तो लोगों के घरों में पानी पहुंच भी चुका है। अब वो अपने सामान को बचाते हुए, चीज़ों को लेकर के घर में कैद हैं, छतों पर हैं। किस तरीके से अगर ये बारिश और हो गई तो आगे बढ़ेंगे, ये प्रॉब्लम है। और ये देखिए, राजस्थान के अजमेर की तस्वीरें आ गई हैं। ये देखिए किस तरीके से गाड़ी चल रही है सड़क के बीचों बीच। सड़क देख नहीं पाएंगे क्योंकि सब एरिया, सब कुछ पानी पानी है यहाँ पर। ये देखिए, ये जो डिवाइडर दिखाई दे रहा है, इससे अंदाज़ा लगेगा आपको। लेकिन लोग इसी तरीके से चल रहे हैं। ये अजमेर है राजस्थान का। यहाँ पर भी रिपोर्ट यही मिल रही है कि लोगों के घरों तक पानी घुसा हुआ है। बारिश हुई है कल रात से, और कल रात से बारिश के बाद जब लोगों ने तड़के सुबह आँख खोली तो उनके आसपास इतना पानी था। घर से बाहर निकलने की कोशिश की तो सड़क पर इतना पानी था। और गुजरात के वलसाड का भी यही हाल है। ये देखिए, सुबह के वक्त लोग किस तरीके से अपने अपने काम पर निकल रहे हैं। संडे है तो भले स्कूल दफ्तर ना हो, लेकिन अपनी रोजी रोटी के लिए लोग छाता लेकर के बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। गुजरात का ये वलसाड है। यहाँ पर भी जलभराव से लोग परेशान हैं और लगातार बारिश के बाद ये भी अंदाज़ा नहीं है कि ये पानी उतरेगा कब। लोग जो मॉर्निंग वॉक पर निकले सुबह के वक्त, और यहाँ पे कुछ लोग बचाव दल के भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ रिपोर्ट ये मिल रही है कि लोगों के घरों में जहाँ पानी घुस गया है, कुछ लोगों को बचाने की भी कंडीशन है। सड़कों पर पानी, घरों में पानी, जाए कहाँ। आसमान से भी बरसता पानी। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी, हर तरफ से पानी की मार। बुरी तरीके से लाइफ डिरेल हो चुकी है लोगों की। गुजरात के वलसाड में भी, जहां मध्य प्रदेश की तस्वीरें आपने देख ली, राजस्थान के अजमेर की देख ली, और गुजरात के कई इलाके इस बार की बारिश से, इस बार के मानसून से बहुत परेशान दिखाई दिए। और अभी भी अगस्त का महीना जाता हुआ मानसून लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन बदलते हुए मौसम की गारंटी मौसम विभाग भी नहीं ले रहा है, क्योंकि आज भी चेतावनी है। आने वाले वक्त के प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। लेकिन राहत बचाव के काम में भी तमाम कर्मियों को लगता देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार बारिश से घरों में जहां पानी है और लोगों को सुरक्षित निकालने की चुनौती है। अब 1-2 दिन का पानी नहीं है, लगातार बारिश की वजह से लोगों के खाने पीने की चीज़ें, लोगों की दवाएं, ज़रूरी चीज़ें, ये सब कुछ हैम्पर होता है। ऐसे में उन लोगों को हेल्प मिलनी चाहिए, राहत मिलनी चाहिए, इसीलिए टीमों को भी तैनात किया जाता है। अब यही हाल रहा, कुछ और बारिश होती रही और भी जलभराव हो गया, तो आने वाले वक्त के लिए बड़ी चुनौती है। और अब खबर इजरायल से, जहां हिजबुल्लाह ने बीती रात बड़ा रॉकेट हमला किया। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजरायल की ओर 320 रॉकेट दागे, और इजरायल का दावा है कि ज्यादातर रॉकेट हवा में ही नष्ट कर दिए गए। लेकिन हिजबुल्लाह के इस हमले से इजरायल भड़क उठा है। उसने भी जबरदस्त बारूदी जवाब दिया है। किस तरीके से रिटेलिएट किया है? लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की खबर मिल रही है। तो एक तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल में घुस करके रॉकेट दागने, जिनकी संख्या 320 बताई जा रही है, उसकी खबर आ रही है, तो दूसरी तरफ इजरायल कह रहा है कि हमने भी साउथ लेबनान में कई ठिकाने जो हिजबुल्लाह के थे उस पर एयर स्ट्राइक की है। फाइटर्स ने हमें ये जानकारी दी कि किस तरीके से रात भर वहां पर भी एयर स्ट्राइक की गई। तो ये दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, इजरायल और हिजबुल्लाह। लेबनान जो कि हिजबुल्लाह के ठिकाने वहां पर मौजूद हैं, ये सोच करके, ये मान करके जोरदार एयर स्ट्राइक इजरायल की ओर से की गई है। तो लगातार एक्सटेंशन देखा जा रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को ढूंढ कर खत्म करने की इजरायल की कोशिश है, और इससे बौखलाए दूसरी तरफ से दावा हिजबुल्लाह का कि वो भी इजरायल पर 320 रॉकेट दाग चुका है। लेकिन इजरायल का कहना है कि हमने ज़्यादातर रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया, इससे कुछ खास डैमेज नहीं हुआ। लेकिन हाँ, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ज़रूर एयर स्ट्राइक की गई है। कुल मिलाकर के इस पूरे मामले पर हर दिन स्थिति बदलती जा रही है। लेबनान में कुछ ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं और इन्हीं तस्वीरों पर नजर बनी हुई है।
हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक का ये वीडियो सामने आया इजराइल पर, जहां 320 रॉकेट दागने का दावा हिजबुल्लाह ने किया। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक का ये वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन इजराइल का कहना है कि हमने ज्यादातर रॉकेट को हवा में ही मार गिराया, ये टारगेट तक नहीं पहुंच पाए हैं। जबकि हिजबुल्लाह का दावा है कि हमने इजराइल पर 320 के करीब रॉकेट से हमले किए हैं, लेकिन इसे नष्ट करने वाला वीडियो सामने आया है। इसके साथ ही एयर स्ट्राइक की खबर मिली है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को ढूंढ करके एयर स्ट्राइक की कोशिश और एयर स्ट्राइक का दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। तो वॉर जोन किस तरीके से एक्सटेंड होता चला गया है, इस पूरे मामले पर जो ताज़ा तस्वीर वो बीती रात की है। और इन 4 तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए, चाहे हिजबुल्लाह हो या इजराइल, दोनों कैसे अपने अपने दावे कर रहे हैं। जहां हिजबुल्लाह का दावा यह है कि उसने इजराइल पर 320 रॉकेट दागे, लेकिन इसी बीच इजराइल ने 48 घंटे के भीतर टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से एक बड़ी जानकारी दी है और इस पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले के बाद हाई अलर्ट की खबर मिल रही है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का ऐलान किया गया है। रिपोर्ट से ये जानकारी आ रही है 48 घंटे के लिए स्पेशल सिचुएशन, ये बजर बजाना पड़ा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से बड़ी खबर है। स्पेशल सिचुएशन का अलार्म बजाया गया है, जहां इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने यह ऐलान किया है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि किस तरीके से 48 घंटे को स्पेशल सिचुएशन के तौर पर माना जाए, यानी सेफ्टी मेजर ऑन रहेंगे, प्रिकॉशन ऑन रहेंगे। ये बड़ी अपडेट आपके सामने